होस्ट आमिर खान आपको खुशामदीद कहता है FIU हेल्थ टीवी में एक और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि आंखों के हवाले से है, आंखों से रिलेटेड है। और आज जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि KMU के प्रो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बाकी तो वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे आप लोगों के साथ डिटेल में, क्योंकि उनकी इतनी काविशें हैं कि वो अगर मैं बयान करूं तो शायद मुझसे कुछ रह जाए, कुछ भूल जाऊं। तो खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर वरहमतुल्लाहि आप? ठीक वबरकातुहू। है। अल्लाह का एहसान है आमिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अवेयरनेस मैसेज के लिए आपने मुझे बुलाया। और FIU के एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि यहाँ पे जो मेरी ज़िंदगी का, मेरे कैरियर का एक मिशन है कि पेशेंट का इन जनरल और फिर आंखों के मरीज़ों का बिलखुसूस हम केयर करें। तो उस सिलसिले में अगर मैं कुछ मेरे अल्फाज कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मरीज़ों को, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसमें बुलाया है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी इंट्रोडक्शन कराएं और अपने बारे में थोड़ा सा। बहरहाल इंट्रोडक्शन मेरा बड़ा मुख्तसर सा है जी कि मैं डॉक्टर लाल मोहम्मद मेरा नाम है, करक्स के अहमदाबाद गांव से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने MBBS खैबर मेडिकल कॉलेज से किया, FEC एडवर्ड्स कॉलेज से की, और इंटर जो मैट्रिक मैंने अपने गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदाबाद से किया है। और फिर उसके बाद FCPS ऑप्थेल्मोलॉजी में 2003 में किया। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पे भी किए। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया कोहाट मेडिकल कॉलेज को एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और चलते चलते वहाँ मैं प्रोफेसर बना। प्रोफेसर के बाद मैं उसका प्रिंसिपल बना KMU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, और 4 साढ़े 4 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा। फिर उसके बाद डीन ऑफ क्लिनिकल साइंसेज खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी बना, और फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब, और वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं सलीम नकूर साहब थे उस वक्त, और बाकी यूनिवर्सिटी के सारे दोस्तों ने मुझ पर एतमाद किया और मेरा नाम इस प्रो वाइस चांसलर, और फिर गवर्नर ने उसको अप्रूव किया। तो मैं कोई 1.5 साल तक प्रो वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी रहा। इसके अलावा आंखों का जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आंखों का जो ये है, तो इसके लिए ये एक बचपन से जब मैं डॉक्टर नहीं बना था तब भी मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो इंशाल्लाह मैं आंखों का डॉक्टर बनूंगा। तो उसकी बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि आंखें अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है, और आंखें अल्लाह ने सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती का भी एक ज़रिया है, इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत बनाना था। तो इसके लिए मुझे मुख्तलिफ डिफरेंट फोरा पे मैंने काम किया। मैं प्रोफेसर ज़ियाउल इस्लाम साहब का एक उसका तहदिल से मशहूर हूँ। उसने मेरे कैरियर में बड़ा अहम रोल अदा किया। प्रोफेसर मीर खटक साहब, प्रोफेसर मीर जुमान साहब, बहुत सारे लोग नाम मैं एक निमतुल्लाह कुंडी साहब, प्रोफेसर शेख मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब। तो इन्होंने मुझे जितना ग्रूम किया। ज़ियाउल इस्लाम साहब ने मुझे फिर बनाया एज इंचार्ज ऑफ कम्युनिटी आई सर्विसेज। कम्युनिटी आई सर्विसेज से मेरी ज़िंदगी का मिशन थोड़ा सा बाकी ऑप्थेल्मोलॉजी से डिफरेंट हो गया। उसमें हम पेरिफेरी में, यानी रूरल एरियाज़ जहाँ से लोग नहीं आ सकते थे या आना ही नहीं चाहते थे या उनको पता ही नहीं होता, अभी जो प्रोग्राम है आज का अवेयरनेस का, जी जी जी। तो उसके हवाले से फिर मुझे ये एहसास हो गया कि ये तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि उनको या तो कहते हैं कि इस पे जादू हो गया है, नज़र नहीं आता, कोई जिन बैठ गया है इसलिए नज़र नहीं आता, मतलब मिथ्स जो है वो क्रिएट हाँ वो एक क्रिएट। तो उसको हम जब पेरिफेरी में गए, पहाड़ों में गए, मैदानों में गए, दूर दूर गए इन्हीं पाकिस्तान की पेरिफेरीज में, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये तो हमें एक सेंटर में हॉस्पिटल में बैठ के तो लोग खुद आ जाते हैं, लेकिन हम जो चले जाते हैं तो उससे मुझे जो रूहानी, जिस्मानी और प्रोफेशनल सुकून मिला, तो वो बहुत बड़ी बात थी। फिर उस लिहाज से मैंने हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टरों की, उसका मैं मेंबर हूँ।
तो उनका एक है अपना प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम। जी तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को मैंने एज मेंबर ज्वाइन किया, फिर मैं उसका केपी का मैं इंचार्ज बन गया। उसमें फिर हम ये अफ्रीकन कंट्रीज, इवन श्रीलंका, इसमें हम जाते रहे, फ्री कैंप्स करते रहे। तो मुझे बड़ा एहसास हो गया कि ये एक इतना रिवार्डिंग टास्क है, ये काम है कि एक मरीज को अभी नजर नहीं आता। यानी एग्जाम्पल मैं छोटा सा कोट कर लेता हूँ कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट की वालदा जी वो दोनों आंखों से डेंस कैटरेक्ट्स थे। वो मुझे जब उसने हमें रिसीव किया, मुझे घर ले गया कि सर आप मेरे घर यो वजह से मैं चला गया। उसने मुझे दिखाया कि मेरी माँ है 4-5 साल से नजर ही नहीं आ रहा। तो उसको मैं ले गया, अगले दिन हमने उसकी सर्जरी की दोनों आंखों की, और वो प्यार जो उसने मुझे दिया वो आप यकीन करें मैं भूल नहीं सकता। दूसरा अफगानिस्तान गए। तो ये जो मेरी इंट्रोडक्शन आपने कहा, तो मेरा जो है ना कि ये पेरिफेरीज में इसी को बुनियाद बना के फिर मैं था तो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एज मेडिकल ऑफिसर या ट्रेनी या एसआर या मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मैं अपने गांव में 93-94 से एक चैरिटेबल टाइप का क्लिनिक करता रहा। वहाँ पे मैं सर्जरीज भी करता रहा, वहाँ पे अभी तक मैं कर रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, 93-94 से आप वहाँ पे सर्जरीज कर रहे हैं। 93 मेरी था वो पैदाइश है। तो अच्छा सर, आएंगे अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कैटरेक्ट। जी हाँ। तो हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम अपने नाज़रीन को ये बता सके आम अल्फाज में, लेमैन लैंग्वेज में, कि बेसिकली ये बीमारियां होती क्या है, और इस पर फिर हम लोग मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम लोग एक लेमैन लैंग्वेज में कैटरेक्ट के बारे में अपने नाज़रीन को बताना चाहे तो वो कैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे इसका? कैटरेक्ट जो है अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द ओपिसिफिकेशन ऑफ द लेंस। आम बंदे को हम इस तरह समझाएंगे कि अल्लाह ने हमारी आंख में, अल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ कि आंख को अगर कोई पढ़े और उसको मारिफत इलाही हासिल ना हो तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। यानी एक एक सिल को हम ले लें, उसका जो वाइटल रोल है, अल्लाह ने आंख के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रखे हैं। तो उसमें एक है लेंस। यानी लेंस जो है वो शुआएं जो सूरज से आती हैं या रोशनी से आती हैं, वो लेंस का काम ये है कि वो उसको रेटिना पे फोकस करता है, जिसको यहाँ पे लोग गमे कहते हैं। गम कहते हैं। अब ये गम है नेचुरल गम है, यानी अल्लाह ने जो रखा हुआ है, ये अल्लाह ने उधर रखा हुआ है पहले से। तो वो जिस तरह गमै एक लफ्ज है जिसको आम बंदा समझता है कि गमै बड़ा ट्रांसपेरेंट खूबसूरत चीज होगी ना, साफ सुथरी चीज होगी, तो वो साफ सुथरा यानी ट्रांसपेरेंट है कि उसमें इसी वजह से उस रेस पास होती हैं। तो लेकिन जिस तरह अल्लाह एक बच्चे को बहुत खूबसूरत पैदा करता है, फिर वो आपकी तरह जवान हो जाता है, फिर गबरू जवान होता है, खूबसूरत नजर आता है, फिर वो जाते जाते मेरी तरह बूढ़ा हो जाता है। तो मतलब है अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो उसकी खूबसूरती है, ये जो उसका शौक के पास करने का वो है, ये ग्रेजुअली उम्र के साथ कम होता जाता है। यानी उसमें धुंधलाहट आ जाती है, वो लेंस की जो शफाफियत है वो धुंधला पड़ता जाता है 40-50 साल में ये हो जाता है। तो फिर इसको कुछ लोग सफ़ेद मोतिया, पंजाब में हमारे जो साउथ पंजाब है इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं, कुछ लोग इसको पर्दा कहते हैं, पर्दा कि आंखों पे पर्दा आ गया है। अच्छा, ये वो पर्दा। हाँ, ये वो पर्दा कहते हैं। तो इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक सर। तो उसमें फिर रेस पास नहीं होते, जब रेस पास नहीं होते तो मरीज हमारे पास आता है, हम उससे सेट कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लाइक जो लोग, आप जिस तरह पेरिफेरीज में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो जो लोग पेरिफेरीज में रहते हैं या जिनकी इतनी तालीम नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, तो उनको बताने के लिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके जो क्या असरात अलामात आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैटरेक्ट है। उसकी जो मेन जो है कैटरेक्ट का ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पहले ठीक नजर आता था, बचपन में जवानी में ठीक नजर आता था, अभी उम्र 50 साल से आगे हो गई है तो अब मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, ये बुनियादी पहले अलामात थोड़ा थोड़ा वो कहता है। तो उसके बाद या फिर अगर कुछ लोग बहुत पेरिफेरी में गांव वाले लोग कहते हैं चलो गुजारा हो जाता है तो करते रहते हैं, हमारे पास जब वो आते हैं तो कहते हैं बच्चे उसको पकड़ के लाते हैं, कहते हैं
मेरी वालदा, मेरी दादी, मेरी नाना फलाना उसको नज़र ही नहीं आता, जी तो हम देखते हैं तो उसको वो पर्दे पे और उसकी शफाफियत ख़त्म हो चुकी होती है और धुंधला होता है, तो उसको फिर हम सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट कहते हैं। तो मतलब है ब्लरिंग ऑफ विजन या नज़र की कमज़ोरी या नज़र न आना, ये और उसमें ये होता है कि ये स्लो प्रोसेस है। अच्छा यानी हम मरीज से पूछते हैं कि अगर अचानक हो जाए तो कोई और वजह होती है। ये होता है, कहता है कि हम पूछते हैं कि कहता है कि बस ये 2-3 साल से मुझे इस तरह था, पहले थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अभी ज़्यादा कम हो गया। तो फिर ये इसकी बुनियादी अलामत ही है। और ज़ाहिरी आँख मतलब ज़ाहिरी आँख ये है कि अगर कुछ होशियार किस्म की ख़वातीन मसलन घर में होती हैं, वो देखती हैं, बच्चे घर में होते हैं, वो देखते हैं, वो हमको भी देखते हैं, कहते हैं कि बाबा या दादी या नानी आपकी आँख में कोई सफ़ेद दाग सा हमें नज़र आ रहा है। तो सफ़ेदी भी नज़र आ सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्लेवरनेस चाहिए होता है कि उसको देखें, या मरीज़ खुद अगर उसको मतलब है तकड़ा मरीज़ हो ना, तो वो अपने मिरर में अगर आँखों को देखता है तो वो अपनी आँखों को देखता है कि मुझे पहले तो इस तरह सफ़ेदी नज़र नहीं आई। ये लेंस इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि ये किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी आपके उम्र वाले बंदे का नज़र नहीं आएगा, किसी भी मशीन से यह नज़र नहीं आता। हम गेस करते हैं कि ये लेंस है, लेकिन ये ऐसे नज़र नहीं आता। जी सर तीसरा जो क्वेश्चन सॉरी मेरा होगा वो ये होगा कि इसके इनिशियल और सेवियर स्टेजेस होते हैं, लाइक इनिशियल स्टेजेस का कैसे हमें पता चलेगा? इसको हम अपने आई की टर्मिनोलॉजी में दो किस्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कहते हैं इमेच्योर कैटरेक्ट, जी, दूसरे को कहते हैं मैच्योर कैटरेक्ट, तीसरे को कहते हैं हाइपर मैच्योर। ये जब मैं स्टूडेंट था तब हम ये क्लासिफिकेशन करते थे। अब जो है वो ग्रेड्स, लेटेस्ट जो है वो ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह हो गया। तो इसमें जिस तरह के इनके अल्फाज बिल्कुल क्लियर है, इमेच्योर कैटरेक्ट है। हम मरीज आता है, कहता है मुझे हल्का थोड़ा थोड़ा धुंधलाहट तो आने लगी है, हम देखते हैं हम कि इसके पर्दा आने लगा है, तो कभी कभार वो चश्मों के साथ ठीक हो जाता है अर्ली में। तो फिर ये जब आगे, ये चूंकि एजिंग प्रोसेस है, तो आज अगर किसी की उम्र 50 साल है और उसको सपोज ग्रेड 1 है या इमेच्योर है, तो मुमकिन है कि वो साल, 1.5 साल, 2 साल में वो आगे अगले स्टेज पे जाएगा, उससे अगले स्टेज पे जाएगा, फिर इस तरह जाएगा। और हाइपर मैच्योर जब होता है ना, तो उसमें उसको कुछ रोशनी ही नजर आती है, कुछ नजर नहीं आता। अच्छा सर, हमने तो अलामात के बारे में भी बात कर ली है, हमने ये बात भी कर ली है कि लाइक अगर कोई इसको गौर से देखना चाहे तो उनको कैसे पता चल जाएगा। यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा इल्म हो चुका होगा कि कैटरेक्ट बेसिकली क्या है लैंग्वेज में। इसके अंदर हम लोग तरीके इलाज की तरफ आए तो उसके बारे में ज़रा आप बताएं। इसका इलाज ये कैटरेक्ट के लिए अगर आप यकीन करें कि हमें कुछ मरीज इस तरह होते हैं ना, मरीज तो वो होते हैं जी, लेकिन कुछ मरीजों के लिए हम भी खुश हो जाते हैं। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल आपको नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के वालदा का दिया जी, तो इस तरह के मरीज को जब हम देखते हैं ना, तो हम खुश हो जाते हैं कि ये इंशाल्लाह इसका हम इलाज कर सकते हैं, करेंगे तो अगले दिन ये बड़ा खुश होगा। तो इसका इलाज जो है, मेरे स्टूडेंट्स जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो यही होता है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। जो अभी तक हमने बात की, डिस्कशन की, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, या वो पूछते हैं या मैं पूछता हूँ कि देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अब बंदा अंधा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि ग्रेजुअली कम होता जाएगा और आखिर में फिर उसको रोशनी नजर आएगी और उसको हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे वॉशरूम के लिए। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट पहले जो एक लफ्ज हमारी बुक्स में लिखा होता था, ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। लेकिन फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को मिला के अब मैं ऐसे कहता हूँ कि द ट्रीटमेंट इज रियली सर्जिकल, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका मस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ कि इस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इसका जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने पूछा कि क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रेड क्या है, ग्रेड भी डिपेंड करता है। अब मतलब एक आम कलीवाल किस्म का बंदा है और उसको ग्रेड 1 है या इमेच्योर कैटरेक्ट है, हम कह देते हैं कि आप कैटरेक्ट है, लेकिन हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो गुजारा होता है, मस्जिद जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, ठीक ठाक। तो मतलब है इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 द डेंसिटी ऑफ द कैटरेक्ट या ग्रेड ऑफ द कैटरेक्ट, कितना डेंस है। अगर नहीं है डेंस तो बस खैर है, वो मरीज कहता है मैं नहीं करना चाहता, तो हम कहते हैं चलो ऑप्शन है। अगर डेंस है तो हम उसको मजबूर करते हैं कि नहीं आप ऑपरेशन करें, उसको रेगुलर उसको जाते हैं कि नहीं तो ये वॉशरूम जाना भी इसका खत्म हो जाएगा, 2 बंदे उसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द कैटरेक्ट। सेकंड, लोकेशन ऑफ द कैटरेक्ट। अब लेंस जो है ना, अब हमें कहते हैं इतनी छोटी सी आंख है, इसमें आप इतना बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं
और फेल भी हो जाते हैं। तो लोग हमें कहते हैं इतनी छोटी सी आंख में, चलो आपको एक बड़ी दुनिया है। तो उसमें जो है कि लेंस, अब लेंस तो आंख से भी छोटी है, लेकिन उसका भी अपना एक है, एक एरिया है, ठीक है, कि अब अगर कैटरेक्ट कहाँ पर है, यानी ये ओपिसिफिकेशन कहाँ पर ज्यादा है। अगर पेरिफेरी में है जो कि आयरस के पीछे है, हमें नजर आ गया डॉक्टर, मरीज को पता नहीं चलता, हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ कैटरेक्ट है। तो अब मेरा स्टूडेंट कहेगा सर आपने कहा था कि इसका ऑपरेशन करें, इसका ऑपरेशन करेंगे नहीं, मरीज को कोई सिम्टम ही नहीं, तो क्यों करें, मतलब सेंटर है वो क्लियर है, सेंटर क्लियर है। अब कभी कभार इस तरह होता है कि सेंटर में कैटरेक्ट होता है, पेरिफेरी उसकी बिल्कुल क्लियर होती है और मरीज को नजर नहीं आता। तो अब पेरिफेरी अगर क्लियर भी है, हम मरीज को, अटेंडेंट को समझाते हैं रिलेटिव्स को कि इसका पेरिफेरी, तो वो कहते हैं सर अगर क्लियर है तो फिर ये नहीं, मरीज को प्रॉब्लम है। तो मरीज के प्रॉब्लम पे हम कहते हैं कि द ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, मरीज पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड, तीसरा जो मैं खुद करता हूँ, इट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन। वो मरीज है किस उसका, मसलन आमिर है, यंग है, उसका काम बड़ा सेंसिटिव है, उसको बड़ा 100% क्लियर नजर आना चाहिए। नहीं तो अगर उसका 70% भी नजर ठीक है, 30 खराब है, तो उसका ये काम नहीं चल रहा है। तो भाई आमिर क्या करेगा, काम छोड़ दे? नहीं, काम नहीं छोड़ेगा, उसको हम ये 30% डेमनेस ऑफ विजन पे भी फिर ऑपरेशन करेंगे, जो कि आम आदमी को हम नहीं करते। अच्छा, तो इसका इलाज जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा इलाज है। यानी आंखों के सब में हम, जो मैंने कहा ना कि मरीज के लिए खुश होना वो वाली बात नहीं है कि हम डेफिनेटली कैटरेक्ट हमारा ब्रेड एंड बटर भी है, इससे हम बहुत कमाते भी हैं हमारे सारे, लेकिन खुश इस बात पे होते हैं कि अगले दिन इस मरीज को ठीक ठाक नजर आए। अब इसमें रेटिना है, ग्लूकोमा है, बाकी जो आई के वो है ना, कार्निया है, इसमें मरीज को इतना अच्छा नजर नहीं आएगा जितना कि कैटरेक्ट के इलाज से। तो कैटरेक्ट का इलाज जो है, इसने इतना रिवोल्यूशन इसमें आ गई है कि जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं अर्ली कैरियर मेरा था, तो हम जिस तरीके से करते थे उस पर अभी आज हमें मजाक ही नजर आता है। अब इसका इतना अच्छा इलाज आ गया है कि मरीज आता है, इधर हम उसको लोग कहते हैं लेजर से ऑपरेशन कर दे, फेको से ऑपरेशन कर लेते हैं, और पहले हम टांके लगाते होते थे 40 दिन, अब सुई ना लगाए 40 दिन ये न करें, अब ये सब कुछ नहीं है। अब इवन इस हद तक हो गया है कि मरीज आता है, हम ऑपरेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं कि अपने काम पे जाओ। अच्छा, पट्टी लगाने की जरूरत है ना, नहीं, अगर मरीज कह रहे हैं तो गो ऑन, अपने काम पे जा सकते हैं। मतलब कि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कितने अरसे तक मुझे बिल्कुल सुई नहीं लगाना पड़ेगा, वॉश नहीं करना पड़ेगा। अभी तो ये इस तरह माशाल्लाह आ गई है, इसलिए वो के, और इसमें जो ये जो मैं जिसको हमने कहा आपने लेंस जो हम कहते हैं, ये चूंकि हम हटा लेते हैं, तो इसकी जगह पे हम एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर लेते हैं। तो वो आर्टिफिशियल लेंसेज एग्जैक्टली तो उस तरह नहीं होता जो अल्लाह ने बनाया होता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू इट। तो उससे फिर मरीज को जो उसकी बाकी जिंदगी होती है उसको ठीक ठाक नजर आता है। अब इसमें भी बड़ी टाइप्स आ गई हैं कि हमारे जो FIU में अभी जो सर्जरी है, तो इसमें जो लेंसेज लगते हैं, तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल लेंस। हाँ, डिफरेंट किस्म के लेंसेज होते हैं। सर यहाँ पे काउंसलिंग में भी बताए जाते हैं कि जो पेशेंट आते कहते हैं कि यार अब मैं कौन सा वाला लेंस लगाऊं, तो उनको फिर गाइड करते हैं। तो यकीनन इनकी अपनी क्वालिटीज हैं, उसके वो है मल्टीफोकल लेंस। पहले हम जब करते होते थे लेंस लगा लेते थे मोनोफोकल, तो उस पर फिर हम नियर के लिए, चूंकि ये एजेड पेशेंट लोग होते हैं, 50 ईयर्स प्लस होते हैं, तो उसको हम डेफिनेटली रीडिंग राइटिंग के लिए चश्मा देते थे। अब मुश्ताक साहब जो करता है तो वो मल्टीफोकल लेंस लगा लेता है, तो उसको ना नियर की जरूरत पड़ती है, ना डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, और मरीज बस नॉर्मल जवान आपकी तरह मतलब कि मल्टीफोकस करता है। सर यकीनन बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो कि मुझे भी बहुत कम पता थी, क्योंकि मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत कम पता थी कि लाइक अब ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से होता है, और इसका जो इसकी रिकवरी है वो जिस तरह आपने कहा कि बस आप जाएं और काम करें, तो ये एक बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ मोटिवेटिंग है सबके लिए जिनको कैटरेक्ट है। वो इस डर से इलाज नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे लेटना होगा, मुझे आराम करना होगा, मुझे जो है इतने दिन तक सजदा लगाना नहीं पड़ेगा। और
लोग हैं जो अर्निंग करते हैं वो कहते हैं कि यार मेरा 2 मेरा महीने काम में। रुक जाएगा 2 महीने तक 3 महीने तक। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी और अवेयरनेस थी। सर लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी अवेयरनेस मैसेज कैटेट के हवाले से, आइस के हवाले से, या अभी जो मौसम चल रहा है उसके हवाले से? इसमें इसमें मैसेज तो डेफिनेटली यही है कि जो मेरे कैरियर का मतलब है 30-35 साल हो गए, तो अवेयरनेस का तो यही है कि मसलन बाहर की दुनिया में हम उसको एग्जांपल कोट करते हैं हर वक्त, हालांकि ये हमें होना चाहिए था कि वहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा, अब इसमें तो बड़ी बातें हैं, आपका टाइम भी कम है और मैं भी अपने पेशेंट की तरफ जाने वाला हूँ। तो इसमें नंबर 1 जो बच्चा पैदा होता है, जिधर भी पैदा होता है, चाहे वो गांव में होता है चाहे वो किसी हॉस्पिटल में होता है, बाकी भी उसके मायने होने चाहिए, लेकिन आंखों का मायना बहुत ज़रूरी होता है। आप मतलब किसी अच्छे अस्पताल में जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होता है उसमें सारे डॉक्टर्स होते हैं, आपको अपने गायनी वाले डॉक्टरों को चाहिए आप सवालों को कि वो आपको रेफ़र कर दें कि आंखों का मायना करवाएं, दिल का मायना करवाएं, फलाना करवाएं, जो कि यूरोप में मैंडेटरी है, यहाँ पे हमारा नहीं है। ये होना चाहिए क्योंकि बचपन में अगर किसी को थोड़ा सा मसला है और उसको कोई ट्रीट करे तो ये बच्चा ज़िंदगी भर खुश रहेगा। अगर उसको उस वक्त ट्रीट न किया जाए, मतलब ये पर्दा जो है ना, ये हम तो एज की बात की 50 साल बाद, ये पैदाइश ही माँ के पेट से भी बच्चा ला सकता है, कंजेनिटल। हाँ, तो अब अगर उस बच्चे को हम उस वक्त इलाज न करें, वो बच्चे 4-5 साल 10 साल तक बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद जितना भी अच्छा इलाज होगा उस बच्चे की नज़र नहीं आएगी, उसको फिर हम बायोपिक कहते हैं कि इसका बस पर्दा तो हट जाएगा, लेंस भी लगा लेंगे लेकिन नज़र आई में नज़र डेवलप नहीं। और ये सिंपल इतना, यानी मेरा भी एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का उस पर 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, मरीज का भी नहीं लगेगा। तो एक तो मेरा ये मैसेज है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर किसी ज़माने में हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में एक सिस्टम शुरू हो गया था स्कूल हेल्थ। जी, स्कूल हेल्थ का एक था जो कि एक मेडिकल ऑफिसर्स होते थे, वो स्कूल में जाते थे। अब हम आई में जो कैंपिंग वो टीके भी लगाते थे, वो टीके तो भी लगते हैं, लेकिन वो जनरल करते थे। अच्छा, कि मतलब किसी को जेनिटल एनोमली अगर है तो उस वक्त उसको ट्रीट करें बाय द टाइम ऑफ एडमिशन, बजाय इसके कि वो 7th में हो, उसकी टीचर हमारे पास भेज दे के डॉक्टर साहब इसको तो नजर नहीं आता, और फिर हम कहें कि ये तो बस एक काम ज़ाया हो गई। ठीक है ना, अगर ये मुझे 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल में दाखिला ले रहा था पता होता तो ये मसला ना होता। 9 साल तक मेरे ख्याल में तो ये इसमें तो उसमें यह है कि रेगुलर बच्चों का पैदा होती ही, स्कूल में दाखिले के बाद, स्कूल के दौरान, और फिर आगे जाके वो कहते हैं कि 40 साल बाद तो ये मैंडेटरी हो। लोग हमें कहते हैं ना कि ना डॉक्टर साहब के पास मत जाओ, वो फिर तो आपकी में कोई ना कोई कीड़ा निकाल देगा। ये कीड़ा अच्छा होता है कि उस वक्त निकल आए, क्योंकि बाद में जब हो जाए तो उस पर बड़ा मसला होता है। तो मेरा ये लोगों से है कि आप जो 40-45 साल के लोग होते हैं, अब माशाल्लाह इतना अच्छा आई, जब मैं अर्ली कैरियर में था, यानी जो 93 में मैंने बात की, हमारे पूरे करक डिस्ट्रिक्ट में कोई आई का डॉक्टर नहीं था। अच्छा, तो मैं जाया करता था, मैं 200-250 मरीज बस ऐसी स्क्रीनिंग में करता होता था, जिस तरह कैंप होते हैं। तो अब माशाल्लाह मेरे घर में 3-4 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं मेरे घर में, तो गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो जिससे भी मिलता हूँ यहाँ पे वो करक का ही होता है। आप हो गए, तो अब आई के करक में मुश्ताक साहब ने एक इनकलाब मतलब बर्पा कर दिया है, इतना बड़ा अस्पताल बना दिया है। तो अभी हमारे मतलब करक में इतने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, तो अब किसी को ये बहाना नहीं रहा कि हमें तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। कहीं भी जा सकते हैं आप, प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, आपके चैरिटेबल बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जी, हम खुद भी करते हैं, लेकिन हैं आंखों में सारे लोग हमें कहते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त लतीफ़े के तौर पर कहते हैं कि यार कोई भी चैरिटी नहीं करता, किसी भी फील्ड वाले नहीं करते, ऑर्थोपेडिक वाले नहीं करते, सर्जरी वाले नहीं करते, मेडिसिन वाले नहीं करते, अब आई वाले, लेकिन हम करते हैं। अब इंशाल्लाह कल परसों हम FIO वाले कर जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ्री कैंप पिछले हफ्ते किया था, अब एक कर रहे हैं, 100 पेशेंट्स का हमने ऑपरेशन किया। एक ऑपरेशन पे मसलन मैं 50-40 रुपए लेता हूँ, तो अगर 100 ऑपरेशन कर लिए तो कितनी बड़ी बात थी। तो मतलब है मैं खुद लोगों से कहता हूँ कि नहीं यार, आपको ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था और मैं कहाँ जाता, तो अब है हर जगह। तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है,
और बाकी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, स्ट्रोक के मरीज होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं, स्ट्रेचर पर लेटे होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि बस बाकी अभी आपके बदन ने काम करना छोड़ दिया तो हम उनको क्या करते हो? कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आंखें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पाँव टांगे काम ना करें, मेरे हाथ काम ना करें, मेरे कान काम ना करें, लेकिन आंखों से नजर आना चाहिए, क्योंकि इससे जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो इनका हमें बहुत कदर करनी चाहिए। तो इसमें इसमें ये भी है, और इसके साथ साथ यही है कि अल्लाह ने हमें ये आंखें उसकी नेमत देख कायनात को देखने के लिए दिए हैं। उसके जो हमें जो उसने हमें अपनी किताब मुबारक कुरान भेजी है, वो इसलिए भेजी है, उसके लिए हम उसको पढ़ें तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ, ताकि इन आंखों का जो हक है, उसका शुक्र है, वो हम अदा कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर लाल मोहम्मद कि आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन मरीज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इवन के बच्चों के हवाले से कल भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, परसों सॉरी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से था, जिसमें बायोपिक आई पे भी बात हुई थी। लेकिन आपके इस एक्सप्लेनेशन से यकीनन नाज़रीन को और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि जिस तरह सर ने अभी बात भी किया डॉक्टर साहब ने, कि करक में हमारा एक कैंप जो है वो लगने वाला है, जिसमें हम लोग फ्री आई चेकअप करेंगे और इसके साथ साथ फ्री सर्जरीज भी होगी। तो वो मरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो मरीज जो करक से जिनका ताल्लुक है और वो आ सकते हैं, तो वो ज़रूर उस कैंप को विज़िट करें और अपने आंखों का मुआयना भी करें, और अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो भी करें। इसके साथ अपने मेज़बान आमिर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।